हेलो बच्चों, बेटा कैसे हो आप लोग। बेटा लास्ट जो सेशन में हमने जो है क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए थे अपने पैकेज के। ओके, तो बेटा आज हम जो है नया चैप्टर शुरू करते हैं। जो 9th का जो है सेकंड चैप्टर है, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी कि बेटा जो हमारे चारों तरफ बेटा जो मैटर है, जितने हमने मैटर तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके। बेटा मैटर क्या होता है कि जो मैटर है क्या वो है, जो यानी मैटर है जो हमारे चारों तरफ है बेटा, जो यानी सराउंडिंग में है, क्या वो प्योर है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा एक बार मैं फिर से जो है आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटा। ठीक है, तो आज का बेटा पहली बात तो हमारा जो है चैप्टर रहेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। बेटा ये हमारा आज का चैप्टर है बेटा, सेकंड चैप्टर हम जो डिस्कस करेंगे। और वापस से एक बार देख लें, हम बात करेंगे बेटा मैटर से। हम कहां से बात करेंगे बेटा? मैटर से। कि मैटर क्या होता है। हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या होता है, लेकिन एक बार और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं बेटा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लो बेटा ये एक मार्कर है, तो मार्कर को मैं कहीं भी रखूंगा। ठीक है, तो इसका बेटा एक क्या रहेगा, फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा, एंड इसका क्या रहेगा बेटा, एक फिक्स्ड मास रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सब्सटेंस क्या होता है बेटा, सब्सटेंस होता है या मैटर क्या होता है कि मैटर होता है कि जिसके पास बेटा वॉल्यूम होता है और मास होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि जो प्योर सब्सटेंस होता है बेटा, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक ही टाइप के बेटा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में बेटा डिस्कस किया था, जैसे मैटर होता है। ठीक है, तो मैटर को अगर हम देखे जाए तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। मैं वापस से एक बार और बात करता हूं बेटा कि मैटर को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज केमिकली एंड नंबर टू इज फिजिकली। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज बेटा फिजिकली। केमिकली को भी हमने दो जगह डिवाइड किया बेटा, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, प्योर में हम क्या क्या रखते हैं बेटा, प्योर में हम ज्यादा तरह से रखते हैं। नंबर वन इज एलिमेंट एंड नंबर टू इज कंपाउंड। ठीक है बेटा, इम्प्योर में हम रखते हैं, इम्प्योर में हम लिखते हैं मिक्सचर। इम्प्योर में हम क्या रखते हैं, मिक्सचर। और फिजिकल हम जो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नंबर वन इज सॉलिड स्टेट, नंबर टू इज लिक्विड स्टेट, नंबर थ्री इज गैसेस। नंबर फोर्थ इज प्लाज्मा एंड नंबर फिफ्थ इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, ये फिजिकली हम पहले ही ये नंबर जो 5 पॉइंट है बेटा, ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो बातें करेंगे वो किसकी करेंगे बेटा, यानी कि प्योर मैटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेटा इसकी जो है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है आप एक फ्लो यानी कि जो डायग्राम बेटा उसको बना सकते हैं। और आज हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था बेटा जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिलके बना होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं
ठीक है, a pure substance is a single, सबसे पहले a pure substance is a single substance, सिंगल सब्सटेंस का मतलब है कि उसमें इम्प्योरिटी नहीं होगी, एंड इज composed of same types of particles। और बेटा जो प्योर सब्सटेंस होगा वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो ये एक आयरन रॉड है, मैंने कहा कि ये एक आयरन रॉड है, तो इसमें सिर्फ किसके पार्टिकल होंगे बेटा? इसमें जो सिर्फ पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ किसके होंगे? वो होंगे सिर्फ आयरन के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा बेटा? प्योर है। अगर हमने कहा आपसे जैसे बेटा कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो आप तुरंत बताओगे कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। अगर अब कहा जाए कि आगरा में वाटर का फॉर्मूला क्या है, आप तुरंत बताओगे H2O। अगर कहा जाए कि दिल्ली में जो है वाटर का फॉर्मूला क्या है, आप तब भी बताओगे H2O। अगर आप USA, UK या जितनी भी अदर यानी कंट्रीज है वहां भी बेटा वाटर का फॉर्मूला की बात की जाएगी तो वहां भी क्या रहेगा? H2। क्यों? क्योंकि बेटा H2 है वो, यानी कि अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं वाटर, तो वाटर में क्या किया बेटा? H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जो हर जगह क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम प्योर कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं पॉइंट कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, अब जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि बेटा हम यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला H3O कर दें या H2O3 कर दें, ठीक है बेटा, या HO कर दें, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला हमें पता ही है कि जब यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का जब 1 एटम आपस में कंबाइन होंगे तो हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये बात क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है, तो इतना हमें याद रखना है, ठीक है। तो हम एक बात और लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैज कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि इसका बेटा जो कंपोजिशन होगा, जो भी इसका फॉर्मूला रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। अगर आपसे कहा जाए कि चाय का फॉर्मूला क्या है, आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा चाय इज अ मिक्सचर, ठीक है। जो टी होता है, टी क्या है बेटा? एक मिक्सचर है, तो मिक्सचर का कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सिर्फ किसका होता है? वो होता है हमेशा एक प्योर सब्सटेंस का। क्लियर? दूसरा, यानी कि अगर हम बात की जाए, एक और हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि बेटा प्योर सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं या तो वो एटम होंगे या क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लिख सकते हैं प्योर सब्सटेंस हैज कंपोजिशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बेटा कोई भी सब्सटेंस को होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, वो या तो एटम से मिलकर बना होता है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक। थर्ड पॉइंट है बेटा कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, आपको याद रखना बेटा, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा होमोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं? होमोजीनस का मतलब बेटा, होमो का मतलब होता है सेम और जीनस का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है। कि यानी कि उनके जो ओरिजिन होगा, जो उनका बोल सकते हैं कंपोजिशन होगा, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। हमेशा बेटा जो कंपोजिशन होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनस और यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म का मतलब है बेटा, यूनिफॉर्म का मतलब यानी कि जो उनमें जो भी हमने कंपोजिशन ऐड किया बेटा वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे वाटर का बेटा जो फॉर्मूला था ये हमेशा क्या रहेगा, H2 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर जगह पर जाएं तो वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाए, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, कि एक्चुअली क्या बेटा, जैसे मान लो वाटर में से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो लिख सकते हैं द पार्टिकल्स फ्रॉम ए प्योर सब्सटेंस cannot be separated by physical method। इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें केमिकल यानी कि रिएक्शंस करानी पड़ेंगे बेटा, और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा जो है प्योर सब्सटेंस और उसके जो है इंट्रोडक्शन की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट इज कि अब जैसे बेटा हमने प्योर सब्सटेंस को कितनी जगह डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस को हमने 2 जगह डिवाइड किया था। नंबर 1 इज एलिमेंट एंड नंबर 2 इज कंपाउंड। ठीक है, तो लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो बेटा प्योर सब्सटेंस को हमने 2 जगह डिवाइड किया है। नंबर 1 इज एलिमेंट एंड नंबर 2 इज कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के यानी एटम से मिलकर बना होता है। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एलिमेंट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था बेटा, आयरन की रॉड है, तो आयरन की रॉड में क्या होगा बेटा, सिर्फ यानी कि आयरन के एटम्स होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर फॉर्म। ठीक है, यानी कि एलिमेंट। तो लिख सकते हैं द सब्सटेंस विच इज composed of same types of atoms is called element। क्यों बेटा, जैसे एलिमेंट हम बात करते हैं, जैसे कि आपने जैसे कि जो है बेटा बात करते हैं पीरियोडिक टेबल, तो उसमें 118 एलिमेंट है। इसका मतलब है कि वो सभी यानी कि एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन की बातें करेंगे तो हाइड्रोजन क्या बेटा, एक एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। या हमने कहा ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन भी क्या है, एक ही टाइप के एटम से मिलके, ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं लिख दिया सोडियम, तो बेटा सोडियम मेटल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे बेटा। ऐसे हम लिख सकते हैं आयरन, तो आयरन में भी क्या होंगे बेटा, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब हम बातें करते हैं कंपाउंड की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपाउंड की। तो बेटा कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं एलिमेंट का बेटा एक नोट कर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस रूम का, जैसे मान लो बेटा एक हमें रूम बनाना है, ठीक है, एक हमें रूम का फॉर्मेशन करना है मान लीजिए, तो रूम का फॉर्मेशन जो है किस किस से होगा बेटा, सबसे पहले तो यानी कि रूम का फॉर्मेशन होगा वॉल से। ठीक है, वॉल होना जरूरी है बेटा। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मान लो इसकी रूफ को हटा दें, ठीक है, और इसकी वॉल को हटा दें, तो बेटा इसको हम एक यानी कि वो कहते हैं, ऐसा यानी कि नहीं है कि इसको हम रूम कहते हैं बेटा। क्लियर? अब बेटा जो वॉल है, वॉल का फॉर्मेशन क्या होगा बेटा, वॉल का फॉर्मेशन होगा ब्रिक से,
वॉल का फॉर्मेशन किससे होगा बेटा? ब्रिक से होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये भी देख सकते हैं कि वॉल का फॉर्मेशन किससे हो रहा है बेटा। और वॉल यानी कि वॉल का जो मेन यानी फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज ब्रिक। ठीक है बेटा, उसको हम क्या यानी कि जो है ब्रिक, ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वॉल की। तो ये हम बात कर रहे हैं रूम की। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो बेटा, जब हम किसी यानी कि रूम का यानी कि कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या हम रेडीमेड वॉल लेके आते हैं या रेडीमेड ब्रिक लेके आते हैं? ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा आपको ही मालूम है, ये तो बहुत यानी कि नॉर्मल सा बात है कि ऑब्वियसली हम क्या लेके आते हैं बेटा? रेडीमेड ब्रिक लेके आते हैं। हालांकि ब्रिक का फॉर्मेशन ठीक है बेटा सैंड और वाटर से होता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब भी घर का फॉर्मेशन होता है तो हम सैंड और ब्रिक यानी कि जो है वाटर लेके ब्रिक नहीं बनाते, हम क्या करते हैं? रेडीमेड ब्रिक लेके आते हैं। ठीक है, वैसे क्या होता है यानी कि रूम का जो बेटा मेन कंपोजिशन क्या है? ब्रिक है। रूम का मेन कंपोजिशन क्या बेटा? ब्रिक है। यानी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे क्या है बेटा? ब्रिक है। ऐसे ही एलिमेंट की बेटा जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज एटम, क्योंकि एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट बना होता है एटम से। तो हम लिख सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम। ठीक बेटा, तो यानी किसी की भी यानी कि एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि जो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बेटा? कि एलिमेंट यानी मिनिमम किससे मिलकर बनता होता है? एटम से, यानी दैट इज नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल। ऐसे हम कंपाउंड की बात करते हैं बेटा। कंपाउंड में क्या होगा कि कंपाउंड में या फंडामेंटल पार्टिकल चेंज हो जाएगा। कंपाउंड में बेटा फंडामेंटल पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल। तो लिख सकते हैं द सब्सटेंस which is composed of two or more molecules। किससे मिलकर बना होगा बेटा? ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, is called compound। तो बेटा याद रखना है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है? मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा कुछ मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वाटर। ठीक है, तो वाटर जनरली क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, वाटर है। जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा ग्लूकोज। ठीक है, मैं लिखा बेटा मान लीजिए हम यूज करते हैं डेली दैट इज टेबल सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NaCl। ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? C6H12O6। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको क्या कहेंगे बेटा? इनको हम कहेंगे कंपाउंड। तो हम लिख सकते हैं नोट बेटा, जो कंपाउंड की जो यूनिट होती है यानी फंडामेंटल पार्टिकल है, तो बेटा कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल। तो देख सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। ओके, तो बेटा किसी भी यानी कि जो है कंपाउंड का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल। ओके, तो बेटा अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट। तो एलिमेंट को हमने जो है 3 जगह बेटा डिवाइड किया है। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो हेडिंग लिख लेते बेटा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो बेटा एलिमेंट हमने 3 यानी कि टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं नंबर 1 इज मेटल, नंबर 2 इज नॉन मेटल, नंबर 3 इज मेटलॉइड। ठीक है, तो अब हम नंबर 1 को डिस्कस करेंगे।
कि मेटल क्या होता है बेटा, तो इनकी यानी कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। तो बेटा एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बिहार पर ही हमने इनको जो है 3 जगह डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर 1 मेटल, कि मेटल क्या होता है बेटा और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी। कहने का मतलब बेटा जो मेटल होती है, मेटल्स होती हैं सॉलिड होती हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल कंडीशंस पे देखा जाए तो मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। लेकिन एक मेटल होती है बेटा मरकरी, जो कैसी होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं नंबर 1 बेटा, कुछ हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज की क्या पर है, इनको लिख सकते हैं नंबर 1, metals are solid at room temperature, excluding mercury। क्यों बेटा मरकरी कैसी होती है, मरकरी लिक्विड फेज में, मरकरी कैसी होती है बेटा, लिक्विड फेज में होती है। सेकंड हम बोल सकते हैं कि मेटल्स होती है बेटा मेलेबल होती हैं। मेलेबल का मतलब क्या है कि अगर हम इनको हैमर से हिट करेंगे तो इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा थिन शीट में। तो लिख सकते हैं मेटल्स आर malleable, metals are malleable. It explains these are converted into thin sheets by hammering, फॉर एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल बेटा जैसे गोल्ड है, इसका सिंबल होता है AU, ठीक है, सिल्वर बेटा AG। इनको हम इजीली यानी कि थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर मोर मेलेबल मेटल्स। ये बेटा सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल्स कौन कौन सी होती हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। एंड नंबर थर्ड लिख सकते हैं कि ये जो है बेटा डक्टाइल होती हैं। ये कैसी होती है बेटा, डक्टाइल होती है। डक्टाइल का मतलब है कि इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, वायर्स में। तो लिख सकते हैं मेटल्स आर डक्टाइल, इट एक्सप्लेन्स these are converted into thin wires by hammering। तो बेटा इनको भी यानी कि ऐसी हिट करके, जो है हैमर से हिट करके हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे बेटा गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी होती है तो वो उनकी जो है बेटा काफी यानी कि जो है छोटे छोटे यानी कि जो है काफी यानी कि थिन यानी कि वायर्स बनाए जा सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि बेटा फॉर एग्जांपल गोल्ड होता है बेटा सबसे यानी कि डक्टाइल मेटल होता है, सबसे ज्यादा यानी कि थिन वायर्स किसके बना सकते हैं, गोल्ड के, ठीक है। अगला बेटा हम नंबर 4 लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या बेटा कि मेटल्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, करंट, क्या बेटा कि गुड कंडक्टर होती है। गुड कंडक्टर का मतलब है कि अगर जैसे मान लो बेटा अगर कोई, आपने देखा होगा अगर जैसे मान लो बेटा कोई एक लोहे का वायर है, अगर उसमें हम करंट का फ्लो करते हैं तो करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। इसका रीजन क्या बेटा, इसका रीजन है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। तो लिख सकते हैं मेटल्स आर गुड conductor of heat and electricity
heat and electricity due to presence of free electrons। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेटा, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है दैट इज एजी। एजी इज मोस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर होता है बेटा नॉर्मली उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आगे के पॉइंट भी डिस्कस कर लेते थे, ठीक है। अब हमने 4 जो पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, आगे के पॉइंट को भी हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। यानी कि मेटल्स आर लक्ष्य, ठीक बेटा। जो आपने देखा होगा जो मेटल्स, जैसे मान लो बेटा एक यानी कि जो है लकड़ी का टुकड़ा और एक हमने मेटल का देख लिया, तो आपने देखा होगा बेटा मेटल के जो टुकड़े होते हैं वो लश्चरस होते हैं। लश्चरस होने का मतलब है कि वो उनकी जो सरफेस होती है वो शाइन करती है। सरफेस शाइन करने का मतलब क्या बेटा? सरफेस शाइन करने का मतलब है कि उनमें ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा? सरफेस जो शाइन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके पास भी क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नंबर 5, मेटल्स आर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, metals are luster, it means their surface shine due to presence of, यहां भी बेटा वही रीजन रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा गोल्ड होता है तो गोल्ड की सरफेस कैसी होती है? येलो होती है, ठीक है। देख सकते हैं गोल्ड हैज येलो सरफेस, आपने देखा होगा बेटा, ठीक है। जो कॉपर होता है बेटा, कॉपर का सिंबल होता है Cu, हैज तो बेटा रेडिश सरफेस। जो गोल्ड की सरफेस होती है बेटा वो कैसी होती है? रेडिश होती है, ठीक है। और जो बेटा सिल्वर की होती है तो वो सिल्वर की कैसी होती है? ठीक है, व्हाइट सरफेस। एंड सिल्वर का कैसा होता है बेटा? सिल्वर हैज व्हाइट सरफेस, क्लियर। तो ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है, कि ये काफी यानी कि जो है टेंसाइल होती है बेटा। टेंसाइल का मतलब काफी यानी कि स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि इनमें बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ड्यू टू यानी कि फोर्स ऑफ, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिख सकते हैं मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर या इंटर पार्टिकुलर फोर्स। आपने देखा होगा जैसे बेटा आयरन की रॉड है, अगर आयरन को हम हिट करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होता है, वो बेटा क्या होता है? वो यानी कि शीट में या जो है वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही एक हम जो है मान लो बेटा लकड़ी का टुकड़ा लें, उसको हिट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो रीजन क्या बेटा? कि लकड़ी के जो टुकड़े में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, ठीक है बेटा, देन दैट ऑफ मेटल्स। बट सोडियम बेटा, जैसे सोडियम मेटल है, ठीक है, और हम बोल सकते हैं पोटेशियम,
एंड पोटेशियम। ये यानी कि जो है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेटा ये इजीली यानी कि ब्रेक हो जाती है तो मेटल, लेकिन इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। बेटा जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसके यानी पार्टिकल्स को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन सोडियम पोटेशियम के पार्टिकल्स को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज कि उनमें जो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा, वीक होगा। नंबर 7 बेटा, नंबर 7 है कि जनरली जो मेटल्स होती हैं बेटा वो हार्ड होती हैं। इसका रीजन भी यही है बेटा कि यानी कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। ठीक है, जैसे बेटा लोहे की यानी कि रॉड है, आयरन रॉड है, तो वो काफी स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है। लेकिन जैसे बेटा सोडियम होता है तो सोडियम को हम इजीली यानी कि ऐसे पिंच करके भी उसको ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेटा कम है। तो हम लिख सकते हैं मेटल्स आर जनरली हार्ड बट some metals are very soft and can cut them by knife, और उनको नाइफ के थ्रू हम कट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे सोडियम बहुत ही यानी कि जो है देख सकते हैं कि जो सोडियम है एक यानी कि जो है सॉफ्ट मेटल होती है बेटा। लिथियम होता है, लिथियम भी यानी सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, पोटेशियम है, पोटेशियम भी सॉफ्ट मेटल होता है। इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। देन नंबर 8 बेटा, नंबर 8 कहता है कि ये जो है सोनोरस होती है। मेटल्स आती हैं जो सोनोरस होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम मेटल में अगर हिट करते हैं तो उसकी जो बेटा जो साउंड है वो यानी कि काफी दूर तक यानी कि जो है सुनाई देता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, हाई होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है। तो हम लिख सकते हैं मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है कि उनकी यानी कि जो साउंड होता है बेटा, ठीक है, वो यानी कि काफी यानी कि रिंग के साथ प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स दीज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग का मतलब बेटा एक यानी फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता जाएगा वो। रिंगिंग साउंड ऑन हिट। अगर हम हिट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो स्कूल्स वगैरह में बेटा जो बेल होती हैं, अगर हम उनको हिट करते हैं तो उनका साउंड हमें रिंग के थ्रू यानी कि सुनाई देता है। इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि मेटल्स क्या होती हैं, सोनोरस होती है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि इसमें रीजन ये भी हम बोल सकते हैं कि मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, क्या वो कह सकते हैं कि मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो रीजन भी लिख सकते हैं बिकॉज metal particles वाइब्रेट, क्योंकि जो बेटा मेटल के पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, नंबर 8 हो गया बेटा। अब हम नंबर 9 की बात करेंगे। कि जैसे बेटा कुछ मेटल्स होती हैं वो यानी कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। हाई इसलिए होते हैं बेटा मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं। तो लिख सकते हैं नंबर 9 मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग, जो हम पहले डिस्कस करें बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, क्योंकि बेटा उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा जो टंगस्टन मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो बेटा टंगस्टन जिसका सिंबल होता है W हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स। ठीक बेटा, तो उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है बेटा, किसमें होता है, टंगस्टन में। जबकि वो लिख सकते हैं बेटा जैसे सोडियम जिसका सिंबल Na है एंड पोटेशियम जिसका सिंबल बेटा K है, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। बेटा तो इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये लगभग 371 एंड 336 केल्विन रेस्पेक्टिवली। बेटा यानी सोडियम का कितना होता है 371 और पोटेशियम का कितना होता है बेटा 336 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें बेटा जो यानी फोर्स ऑफ यानी अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। नंबर 10 लिख सकते हैं बेटा, कि जैसे बेटा एक और है जो बोल सकते हैं कि जैसे कि गैलियम और सीजियम, गैलियम एंड सीजियम बेटा ये मेटल्स होती हैं। अगर हम इनको रूम टेम्परेचर से ऊपर लेके जाएं, जैसे बेटा रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हम जैसे मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो सोडियम यानी जो है गैलियम और सीजियम ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं गैलियम एंड सीजियम आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बिलो या एबव रूम टेम्परेचर, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लिख सकते हैं 303 केल्विन। 303 केल्विन। तो इसका रीजन बेटा कहने का मतलब है कि गैलियम और सीजियम के जो पार्टिकल्स में जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो बहुत वीक है। क्लियर, चलिए। तो ये हमने बेटा बात है कि प्रॉपर्टी हमने किसकी देखी, ये हमने प्रॉपर्टी देखी मेटल्स की। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी यानी कि नॉन मेटल्स। तो सेकंड पॉइंट इज नॉन मेटल। तो अब हम नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल, तो बेटा जनरली यानी कि नॉन मेटल को भी हम उनकी जो है प्रॉपर्टी से ही डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर 1 तो बेटा सबसे पहले देखा जाए तो नॉन मेटल गैसेज हो सकती हैं बेटा, लिक्विड हो सकती हैं और सॉलिड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं नंबर 1 नॉन मेटल मे बी गैस फेज, लिक्विड और सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, या मैं लिख दे रहा हूँ बाई नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये बेटा क्या है गैसेस। ठीक है, जनरली यानी कि ब्रोमीन, जो बेटा ब्रोमीन होता है ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड होती है, नॉन मेटल होती है, ये लिक्विड होती है। लेकिन जैसे बेटा कार्बन है, कार्बन, सल्फर,
कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये बेटा क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बेटा कि जो नॉन मेटल होती हैं ये ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल कहने का मतलब है कि अगर एक बार हम इनको हीट करते हैं तो ये पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक बेटा, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं दीज आर ब्रिटल। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इनको हिट करेंगे तो ये यानी कि छोटे छोटे बेटा पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, एंड आर नॉट डक्टाइल नॉर मेलेबल। ना तो ये डक्टाइल होती है और ना ही मेलेबल होती है बेटा। नंबर थर्ड, मेटल का बेटा नंबर थर्ड की पॉइंट बात कर सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं बेटा, नॉन मेटल्स होती हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं। ठीक है, अगर हम इनमें यानी करंट पास करते हैं तो इनमें करंट पास का यानी कि पास नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर bad conductor of heat and electricity due to absence of free electron। क्योंकि बेटा इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं बेटा, बैड कंडक्टर होती हैं, या बोल सकते हैं इंसुलेटर होते हैं। बट बेटा ऐसे ऑप्शन में किसको लेके चलेंगे? ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बेटा कौन सी होती है? ग्रेफाइट इज कंडक्टर। लेकिन जो बेटा ग्रेफाइट होती है वो क्या होती है? कंडक्टर होता है। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होता है बेटा? एलोट्रोपिक का मतलब है जैसे मान लो बेटा कार्बन है, तो कार्बन का यानी कि जो बोल सकते हैं प्योर फॉर्म ही होगा। बट अब जैसे बोल सकते हैं हम जैसे कार्बन बेटा, तो कार्बन की यानी कि जो है एलोट्रोपिक का मतलब है कि जैसे रहेगा तो बेटा प्योर कार्बन, लेकिन उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? एलोट्रोपिक फॉर्म। जैसे कार्बन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म यानी कि मेन होते हैं बेटा, एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। तो डायमंड होता है बेटा, तो डायमंड यानी कि जो बोल सकते हैं कि इंसुलेटर होता है, यानी बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर भी बोल सकते हैं उसको, यानी जो करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं। जबकि ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है बेटा? एक कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होती हैं, बट इसमें एक्सेप्शनल केस क्या है बेटा? ठीक है, बट डायमंड ये भी यानी कि जो है कार्बन की एलोट्रोपिक, डायमंड इज हार्ड, ये भी यानी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। जो डायमंड यानी कि सबसे यानी कि टफेस्ट यानी कि नॉन मेटल होती है। डायमंड इज द टफेस्ट नॉन मेटल। ठीक है, आगे पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं बेटा। नंबर 5, नंबर 5 इज कि जो बेटा नॉन मेटल्स होती है इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इनकी जो बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफी लो होती है। ठीक है, इसका मतलब है
कि इनमें जो बेटा जो बॉन्ड होते हैं वीक होते हैं, इजीली क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर ब्रोकन इजीली, ये इजीली बेटा क्या होंगी, ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनमें बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा क्या होगा, लो होगा। रीजन भी लिख देते हैं, ड्यू टू, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो बेटा पार्टिकल्स है नॉन मेटल्स के, तो उनके बीच में जो बेटा लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक होता है। नंबर 6 बेटा, नंबर 6 लिख सकते हैं कि जैसे कि मेटल्स यानी कि सोनोरस होती हैं, जबकि ये क्या होंगी, नॉन सोनोरस। तो लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। जैसे मान लो बेटा अगर आयरन की यानी कि रॉड है उसमें हीट करते हैं तो एक यानी कि साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर वहीं एक यानी कि लकड़ी का टुकड़ा बेटा उसमें हीट करेंगे तो वहां साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेटा लकड़ी क्या है कि यानी कि बोल सकते हैं कि नॉन मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो काफी कम यानी कि वाइब्रेट करते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है। ठीक है, नंबर 7 लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इनके बेटा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं काफी लो होते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा इनके जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं, लेकिन कुछ यानी कि मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। ठीक है, बट जैसे बेटा बोरोन है, बोरोन, तो बेटा डायमंड, ग्रेफाइट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन बेटा जैसे ग्रेफाइट तो क्या है कि थोड़ा सा इसमें मेटालिक यानी कि जो है स्ट्रक्चर यानी कि मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है बेटा। ठीक है, बोरॉन और डायमंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफी ज्यादा होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए यानी कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि जनरली जो बेटा जो है नॉन मेटल्स होते हैं तो नॉन मेटल के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे काफी लो होंगे। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट एक और लिख सकते हैं बेटा, हमारा हो गया बेटा। तो लिख सकते हैं कि जो बेटा नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है, ये नॉन लस्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर या हैव नो लस्टरस, नॉन लस्टरस या नॉन लस्टर सरफेस। बेटा इनके पास यानी कि इनकी जो सरफेस होती है वो लस्टरस नहीं होती है, बिकॉज दीज हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए कैसे होते बेटा, इसलिए इनकी जो सरफेस होती है नॉन लस्टरस होती है। ठीक है, बट जैसे बेटा कुछ यानी कि नॉन मेटल्स एक्सेप्शनल केस भी आएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी केस बोल सकते हैं जैसे बेटा डायमंड है, ग्रेफाइट है, इनकी बेटा जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, लस्टरस होती है। ठीक है, बट डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव lustrous surface। ठीक है, इनकी जो बेटा यानी कि जो डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं तो इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, बोल सकते हैं लस्टरस होती है बेटा। ठीक है,
तो एक और बोल सकते हैं, जैसे बेटा एक और है आयोडीन, ठीक है, हालांकि मैं चलो लिख देता हूँ, डायमंड है बेटा, ठीक है, आयोडीन है और ग्रेफाइट है। इनकी जो बेटा जो सरफेस होगी बेटा वो कैसी होगी, लस्टरस होगी, ठीक है, एंड हैव क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या होता है ये मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बेटा क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि जब पार्टिकल्स का या जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, जब यानी पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कांस्टेंट होगा। पार्टिकल्स का जब अरेंजमेंट कांस्टेंट होगा तो उसको हम कहेंगे बेटा क्रिस्टलाइन। अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अमरफस है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे, ठीक है बेटा, अमरफस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लो बेटा एक आयरन का छोटा सा वायर है, अगर हम उसको इस तरीके से मोल्ड करके, ठीक बेटा, ब्रेक करते हैं तो हम देखेंगे उसकी दोनों सरफेस सेम होंगी। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना बेटा, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आप ब्रेक करेंगे तो दोनों सरफेस सेम होगी। लेकिन वहीं अगर एक लकड़ी का टुकड़ा है, अगर हम उसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो उसकी दोनों सरफेस सेम नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि लकड़ी की बेटा जो स्ट्रक्चर होती है वो अमरफस होती है, और जो आयरन का जो हमने रॉड लेके या वायर लिए हैं तो बेटा उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है। ये एक जनरल यानी कि एक्सपेरिमेंट है जिसको आप अपने घर पे देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बेटा सेकंड चैप्टर, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर हमने डिस्कस किया। तो जिसमें आज हमने डिस्कस किया था बेटा इसका इंट्रोडक्शन की सब्सटेंस क्या होता है और टाइप्स ऑफ यानी प्योर सब्सटेंस जो दो टाइप के थे बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड, और उसमें हमने फिर डिस्कस किया एलिमेंट के टाइप्स को बेटा। तो एलिमेंट हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए थे, मतलब देखे थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मॉड्यूलॉइड, और जिसमें हमने जो है 2 ही कोई आज डिस्कस किया बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। तो बाकी का जो बेटा रिमेनिंग है, जो मेटलॉइड है और जो कंपाउंड्स हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।